अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बाखबर सुबह। मैं हूं फैसल अब्बासी, इस उम्मीद के साथ कि आपका आज का दिन बहुत अच्छा गुजरेगा और बहुत सी खबरें, बहुत से मामलात हम आपके साथ शेयर करेंगे। और इन्हीं तमाम मामलात पे बात करने के लिए मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। लाहौर से मोहम्मद नवाज संगरा, कोयटा से किफ़ायत अली, इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में कासिम नवाज अब्बासी, इकराम होती और सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट 92 न्यूज़ सोहेल इकबाल भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज के प्रोग्राम में बहुत सी खबरें हैं और बिलखुसूस वो खबरें जो रोज़नामा 92 न्यूज़ में भी पब्लिश हुई हैं वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। ये एक्सक्लूसिव न्यूज़ आपको बताएंगे। सबसे पहले हम तस्करा करेंगे ताख़ीर से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वालों के केसेस के ऑडिट के लिए ऑटोमेटिक सिलेक्शन का तरीक़ाकार ख़त्म कर दिया गया है। नवाज संगरा, आपसे जानना चाहूँगा, ये पहले जो तरीक़ाकार था वो कब ख़त्म किया गया था और अब दोबारा ऑटोमेटिक सिलेक्शन को ख़त्म करने का मकसद क्या है? और इसके साथ साथ टैक्स एमनेस्टी में बहुत से लोग थे जो इस बात से फ़ायदा नहीं उठा पा रहे थे। अब नए तरीक़ाकार से टैक्स एमनेस्टी में डिले की वजह से जिन लोगों को शुमार नहीं किया जा रहा था, क्या उनको भी कोई फ़ायदा होगा? जी बिल्कुल अब्बासी साहब, जैसा कि आपने कहा कि ये जो तरीका कहा था, ये कोई 4 साल पहले ये ऑटोमेटिक सिलेक्शन का तरीका इंट्रोड्यूस करवाया गया था कि जो भी बंदा ताख़ीर से अपनी रिटर्न फाइल करेगा उसका जो केस है वो ऑटोमेटिकली ऑडिट के लिए सिलेक्ट हो जाता था और उसको फिर कई बार जो है वो FBI के दफातर में जाना पड़ता था, वहाँ पे पेशियाँ भुगतनी पड़ती थी, वहाँ पे अपना रिकॉर्ड पेश करना पड़ता था। ये था सेक्शन 214D इनकम टैक्स आर्डीनेंस 2001 का। अब इसको जो नई हुकूमत है इसने ख़त्म कर दिया गया है और इससे ख़त्म करने की एक वजह ये सामने आ रही है कि जो नई हुकूमत है वो टैक्स रिटर्न्स बढ़ाने जा रही है। तो ऐसी सूरत में जब ये ऑडिट के लिए केसेस सिलेक्ट होते थे तो जो ताजर कम्युनिटी थी बिलखुसूस उसको बहुत बड़ी, क्योंकि हमारे यहाँ जो अक्सर ये होता है कि जो टैक्स होता है वो पूरा नहीं दिया जाता, अक्सर चीज़ें छुपाई जाती हैं। तो जब केसेस ऑडिट के लिए सिलेक्ट हो जाते थे तो वहाँ पे लोगों को जब अपनी जो तमाम तर चीज़ें हैं वो देनी पड़ती थी और बहुत सारी वहाँ पे तकलीफ़ का सामना करना पड़ता था, उनका बिज़नेस भी अफेक्ट होता था। इसमें बिज़नेस कम्युनिटी जो है वो बड़ी देर से कोशिश कर रही थी कि इस सेक्शन को ख़त्म किया जाए और हमारे जो केसेस हैं वो इस तरह सिलेक्ट ना किए जाए अगर हम लेट से ताख़ीर से भी अपनी जो है वो रिटर्न फाइल करते हैं। तो इसमें जो टैक्स बाज़ हैं उनकी भी ये काविशें थी, वो भी कोशिश कर रहे थे कि इस सेक्शन को ख़त्म होना चाहिए। तो मौजूदा हुकूमत ने इस सेक्शन जो 214D है उसको ख़त्म करके सेक्शन 214E इंसर्ट कर दिया है, जिसके मुताबिक एक तो कुछ शराइत रखी गई हैं जिस पर जो पिछले केसेस सिलेक्ट हो चुके हैं वो क्लियर कर दिए जाएंगे और इसके आगे भी जो है ऑटोमेटिक सिलेक्शन का प्रोसेस जो है, जो कानून है वो ख़त्म कर दिया गया है। इससे जो रिटर्न फाइल करने, मतलब आप अगर लेट से भी कोई शहरी रिटर्न फाइल करता है तो उसको एक हौसला अफजाई मिलेगी कि कम से कम मेरा केस जो है वो ऑडिट के लिए सिलेक्ट नहीं होगा, क्योंकि इस हुकूमत का बहुत ज़्यादा फोकस है कि जो है टैक्स नेट बढ़ाया जाए। इस पे तमाम जो रीजनल ऑफिसेज़ हैं उसमें भरपूर कोशिशें की जा रही हैं कि टैक्स नेट बढ़ाया जाए और इसके लिए जो 31 दिसंबर की डेट दी गई है कि तमाम जो शहरी हैं जिनके केसेस ऑटोमेटिक सिलेक्शन के लिए वहाँ पे मुंतखब हो चुके हैं वो 31 दिसंबर तक अपनी जो टैक्स रिटर्न है उसको रिवाइज़ कर सकते हैं। उसका रिवाइज़ करने का तरीकाकार ये है कि एक जो शहरी है जिसका केस सिलेक्ट हुआ है वो वहाँ पे रिक्वेस्ट भेजेगा अलग इसको कमिश्नर इनकम टैक्स को कि मैं अपनी जो रिटर्न है उसको रिवाइज़ करना चाहता हूँ और उस पे जो टैक्सेस हैं वो अदा करना चाहता हूँ ताकि मेरा जो केस सिलेक्ट हुआ है वो क्लियर हो सके। उसके लिए एक सिंपल रिक्वेस्ट जाएगी, वो जो कमिश्नर है वो 3 दिनों में रिप्लाई करने का पाबंद है। 214E मुतारिफ करवाने के नतीजे में एक सहूलत तो दी गई है, लेकिन इसके साथ जो इस सहूलत को अवेल करेगा उसको काबिल टैक्स रकम का 25% इजाफी अदायगी भी करनी होगी। तो ये एक पेनल्टी भी है, एक बोझ भी होगा टैक्स पेयर के ऊपर। और इसके साथ ये बताइएगा कि वो ऐसे लोग जिन्होंने टैक्स एमनेस्टी स्कीम के तहत उन्होंने ना सिर्फ टैक्स जमा करवा दिया था, अपने गैर मुल्की असासे जाहिर किए थे, लेकिन उन्होंने जो रिटर्न जमा करवाना था वो एक रसीद के इजरा में तखीर होने की वजह से वो अपना रिटर्न फाइल ना कर सके। अब उनके खिलाफ FBI ने कार्रवाई का आगाज़ किया है, FIA को कार्रवाई के लिए मुतहरिक कर दिया गया है और उन्हें जुर्माना भी अदा करना होगा। तो ऐसे सार्फिन के साथ, ऐसे अवाम के साथ जो FBI के अंदर मुकर्रर वक्त में अपना टैक्स जमा नहीं करवा सके थे, क्या उन्हें भी सेक्शन 214E का फ़ायदा मिलेगा या नहीं?
नहीं बड़ी साहब, ये जो सेक्शन 214 है ये सिर्फ उन लोगों के लिए जिन्होंने टैक्स रिटर्न अपनी मुकर्रर तारीख के बाद जमा करवाई हैं। इसमें ना तो कोई इसका एमनेस्टी से कोई ताल्लुक है, ना जो केसेस FBI के रैंडम बैल्टिंग के थ्रू या कमिश्नर की तरफ से जो केसेस सिलेक्ट किए गए थे ऑडिट के लिए, उनका भी इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये जस्ट उन लोगों के लिए हैं जिन्होंने ताख़ीर के साथ रिटर्न फाइल की थी और उनके केसेस जो हैं वो ऑडिट के लिए सिलेक्ट हुए थे। इसमें शराइत ये दी गई हैं कि जो जितना टैक्स पे किया उसका 25% जो है वो टैक्स पेएबल का वो 25% जो गुज़श्ता साल से वो ज़्यादा जमा करवा के अपना केस क्लियर करवा सकता है। दूसरी शर्त ये भी है कि अगर उसने टैक्स किसी भी टैक्स पेयर ने टैक्स अदा नहीं किया तो वो जो है वो टर्नओवर का जो 2% है वो जमा करवा सकता है। और अगर टर्नओवर भी शो नहीं किया तो वो रोज़ाना के हिसाब से जितने दिन ताख़ीर से रिटर्न जमा करवाई है उसका 0.1% के हिसाब से अपना टैक्स जमा करवाएगा। तो ऐसी सूरत में उनके जो केसेस हैं वो क्लियर कर दिए जाएंगे। लेकिन इसके साथ ये भी कहा गया है कि अब ये जो पिछले केसेस हैं ये क्लियर हो जाएंगे और अब आइंदा जो है वो ऑडिट के लिए ऑटोमेटिक सिलेक्शन नहीं होगी। तो इससे एक इंकरेजमेंट मिलेगी जो टैक्स पेयर है कि वो अपनी जो रिटर्न है वो मुकर्रर वक्त के बाद भी जो है जमा करवा सकता है और उसको फ़ायदा ये होगा कि उसका केस जो है वो ऑटोमेटिक सिलेक्शन के लिए सिलेक्ट नहीं होगा। क्योंकि हुकूमत चाह रही है कि टैक्स नेट में ज़्यादा से ज़्यादा इजाफा किया जाए, तो ऐसी सूरत में जो है ये जो एक कानून लाया गया है ये बहुत जो है फ्रूटफुल साबित हो सकता है। और इस पर जो मेंबर टैक्स पेयर ऑडिट नौशीन जावेद साहबा हैं उनका ये कहना था कि अगर जिस तरह टैक्स एमनेस्टी स्कीम में बहुत सारे लोगों ने उसका फ़ायदा नहीं उठाया और बाद में जो है उनको जो 2% पे चीज़ें लीगलाइज हो सकते थे उनके हिसाब से वो उन्होंने बाद में 35% पे अब उनको करने पड़ रहे हैं। तो अगर इसका फ़ायदा ये मौजूदा जो टैक्स पेयर हैं ये इसका फ़ायदा नहीं उठाएंगे तो उनको भी पेनल्टी की सूरत में इसमें जो भारी टैक्सेस अदा करने पड़ेंगे और इस पर जो है वो उनको बाद में जाके शदीद मुश्किलात का सामना हो सकता है। इसमें एक चीज़ ये भी कही गई है कि 31 अक्टूबर जो है ये लास्ट डेट है और अगर 31 अक्टूबर तक कोई टैक्स पेयर इसका फ़ायदा नहीं उठाता तो उस सूरत में इसमें तोसी का जो है वो FBI के पास अख्तियार नहीं है, क्योंकि इसका जो तोसी है वो पार्लियामेंट से होगी। तो इस वजह से FBI जो है वो इसमें तोसी नहीं कर सकता और टैक्स पेयर जो है उनके पास ये लिमिटेड इस इक़दाम के नतीजे में FBI क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वालों की तादाद में भी इजाफा हो सकता है इस इक़दाम के नतीजे में? जी बिल्कुल एक्सपेक्ट तो किया जा रहा है और इसीलिए ये एक जो कदम है ये उठाया गया है कि जो टैक्स रिटर्न्स हैं वो बढ़ सकेंगी और टैक्स नेट जो है उसमें इजाफा हो जाए। क्योंकि ऑडिट जो था ये बड़ी तकलीफ़ दह चीज़ होती है टैक्स पेयर के लिए, बिज़नेस कम्युनिटी के लिए, और वो हमेशा इससे बचना चाहते हैं। तो जब ये ऑडिट का ऑडिट का प्रोसेस जो है ये ख़त्म हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली इसमें टैक्स रिटर्न्स में इजाफा हो जाएगा और जो मुल्की आमदन है उसमें इजाफा होगा। क्योंकि मौजूदा हुकूमत का मैक्सिमम ये फोकस है कि हम इसको जो है रिटर्न्स जो हैं इनको बढ़ाएं, टैक्स नेट को बढ़ाएं, ताकि जो हमारे 12 से 13 लाख टैक्स पेयर हैं। बहुत शुक्रिया मोहम्मद नवाज संगरा, आप लाहौर साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि एक और इक़दाम FBI की जानिब से टैक्स नेट बढ़ाने के लिए लिया गया है। भट्टी साहब, FBI के अंदर के कुछ मामलात वो भी खासे बदल रहे हैं। अब टैक्स पॉलिसी बनाएगा कोई और उस पर अमल दरामद करवाना सिर्फ FBI का काम है। इससे पहले हमारे सुनने में आया था कि नेशनल टैक्स अथॉरिटी वो भी बनाई जाएगी। क्या टैक्स पॉलिसी बनाने के लिए कोई अलग से डिवीज़न होगा, बोर्ड होगा? फैसल, देखिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने ये कौम से वादा किया था कि जब वो इक़्तिदार में आएंगे तो दीगर सरकारी इदारों के अंदर इस्लाहात के साथ साथ FBI का उनका बहुत फोकस था कि FBI को एक खुद मुख्तार इदारा बनाएंगे। FBI में बड़े पैमाने के ऊपर इस्लाहात मुतारिफ़ करवाई जाएंगी, हुकूमती असर व रसूख इससे बिल्कुल ख़त्म किया जाएगा। और उस वक्त भी उनकी कमिटमेंट थी और पहली उनकी जब स्पीच की थी उसके अंदर भी उन्होंने इस बात का अदा किया था कि हमारे यहाँ पोटेंशियल मौजूद है, हम अपने टैक्स कलेक्शन को जो उसकी मौजूदा जो उसकी वसूलियों का जो हुजम है 4000 अरब से बढ़ाकर हम उसको 8000 अरब करेंगे और ये करना मुमकिन है। टैक्स चोरी रोकी जा सकती है, इसके अंदर इस्लाहात लाना ज़रूरी है और उन इस्लाहात के नतीजे में पहला कदम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने उठा लिया है। गुज़श्ता वफाकी कबीना के इजलास के अंदर इस मामले को ज़ेर गौर लाया गया और इस बात का वफाकी हुकूमत असूली तौर के ऊपर फैसला कर लिया है
कि एफबीआर में जो टैक्स वसूली एडमिनिस्ट्रेशन है और टैक्स पॉलिसी का जो निज़ाम है, इन दोनों शोबों को अलग अलग करने हुकूमत करने जा रही है। इस इक़दाम का मकसद यह है कि एफबीआर के अंदर इस्लाहात मुतारिफ करवाए जाएँ और कौम के साथ किए गए वादे के मुताबिक न सिर्फ एफबीआर को खुद मुख्तार किया जाए बल्कि टैक्स वसूलियों के अंदर इजाफा करना है, टैक्स चोरी का खात्मा करना है। इस सिलसिले के अंदर जो प्रपोजल तैयार की जा रही है, बाज़ाब्ता एक समरी तैयार की जा रही है प्राइम मिनिस्टर के इंस्ट्रक्शन के ऊपर, जो कि आइंदा वफाकी काबीना के इजलास के अंदर पेश करके बाज़ाब्ता तौर के ऊपर इस मामले की मंजूरी हासिल की जाएगी, जिसके नतीजे में मौजूदा एफबीआर यूँ हम कह सकते हैं कि दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। एक हिस्सा एफबीआर जो मौजूदा जिसका नाम एफबीआर ही रहेगा, उसका जो दायरा कार होगा वो सिर्फ टैक्स वसूली एडमिनिस्ट्रेशन की हद तक होगा, टैक्स कलेक्शन की हद तक होगा। उसके साथ टैक्स पॉलिसी के लिए एक अलग डिवीज़न बनाया जाएगा, जिसके अंदर इस बात का इजहार किया जा रहा है कि उसके मेम्बरान का तकर्रुर किया जाएगा और पहली कोशिश ये की जाएगी कि एफबीआर के मुख्तलिफ सेक्शन जो रेलिवेंट ऑफिसर्स हैं उनको इस डिवीज़न में लाया जाए। ताहम हतमी फैसला वफाकी काबीना ही करेगी कि इस जो टैक्स पॉलिसी का जो बोर्ड का जो बोर्ड होगा, जो डिवीज़न कायम किया जाएगा, उसके मेम्बरान कौन से होने चाहिए। इस बात का मामला भी ये बात भी वफाकी काबीना ही तय करेगी। इस इक़दाम के नतीजे में ये एक्सपेक्ट कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जब टैक्स पॉलिसी के लिए अलग डिवीज़न कायम हो जाएगा तो और बहुत सी इस्लाहात मुतारिफ करवाई जा सकती हैं, जिसके नतीजे में 8,000 अरब रुपए टैक्स वसूली का जो एक टारगेट है उस तक पहुंचना मुमकिन हो जाएगा। इसके साथ एफबीआर का भी इस बात के हवाले से IMF का भी इस हवाले से एक दरीना मुतालबा रहा है कि एफबीआर के अंदर इस्लाहात होनी चाहिए। माजी के अंदर इस्लाहात की कोशिश ज़रूर की गई लेकिन अमली तौर के ऊपर इस्लाहात हो ना सकी, जिसके अंदर मुख्तलिफ इक़दाम करने थे। उसके अंदर ये सबसे बड़ा ये कदम उठाना था जो कि नहीं उठाया जा सका। और हैरानकुन तौर के ऊपर जब हमने एफबीआर के हुकाम से बात की तो उन्होंने इस बात की निशानदही की कि एफबीआर के एक्ट 2007 में ये वाज़े तौर के ऊपर ये गुंजाइश मौजूद है कि हम एक अलग से टैक्स पॉलिसी डिवीज़न कायम कर सकते हैं, लेकिन पहले ये कभी कायम नहीं किया गया। तो इसके नतीजे में जो IMF का भी एक मुतालबा था, अब मौजूदा जो IMF का एक वफद पाकिस्तान पहुंचा हुआ है उसे भी इस मामले से आगाह कर दिया गया है और IMF के वफद को बताया गया है कि जो ये पूरा प्रोसेस है एफबीआर के अंदर इस्लाहात लाने का, एफबीआर को खुद मुख्तार बनाने का, टैक्स वसूलियों के अंदर इजाफे का और उसके साथ साथ टैक्स पॉलिसी का जो अलग से निज़ाम है, अलग डिवीज़न कायम करने का, ये पूरा मरहला आइंदा 100 दिनों में तय कर लिया जाएगा। ये एफबीआर IMF के हुकाम को हुकूमत की जानिब से, वजारत ख़जाना की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर आगाह कर दिया गया है। ये इनिशिएटिव बड़ा है, इससे यकीनी तौर के ऊपर टैक्स चोरी का खात्मा हो सकता है और एफबीआर के अंदर जो उसकी जो एक इनकॉम्पिटेंसी थी उसके ऊपर भी काबू पाया जा सकता है। हतमी फैसला वफाकी काबीना अपने आइंदा इजलास के अंदर करेगी, लेकिन उसके साथ साथ जब ये मामला किया गया है तो एफबीआर के अंदर जब इस्लाहात गवर्नमेंट लेके आ रही है उसके अंदर मौजू लोगों को मौजू तरीन ओहदे के ऊपर तैनात करना भी लाजिम है, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, जो मेरिट के ऊपर पूरा उतरते हैं, जिनके ऊपर माजी के अंदर करप्शन की या जिनके अंदर बेज़ाब्तियों की, जिनके ऊपर कभी कोई इल्ज़ाम आयद नहीं हुआ, ऐसे लोगों को भी अहम ओहदों के ऊपर तैनात करना लाजिम है। चेयरमैन एफबीआर की जानिब से 2 हफ्ते कबल जो तबादले किए गए थे, ट्रांसफर पोस्टिंग की गई थी, 25 अहम तरीन ओहदों के ऊपर मुख्तलिफ अफसरान का तबादला किया गया था, पोस्टिंग की गई थी। उसके अंदर बहुत से ऐसे अफसरान मौजूद हैं जिन्हें माजी के अंदर तरक्की इस बात के ऊपर नहीं दी गई थी कि उनकी कारकर्दगी के ऊपर बहुत से सवालात उठते थे, जिनके ऊपर मुख्तलिफ हवालों से शिकायत थी, करप्शन की, बेज़ाब्तियों की शिकायत थी, टैक्स चोरों को मावनत फराहम करने के इल्ज़ाम थे, वो इंक्वायरीज हुई थी, उनकी तरक्कियाँ रोकी गई थी। लेकिन अब उन अफसरान ने दोबारा बड़े अहम पोस्ट ओहदों के ऊपर, अहम स्टेशन के ऊपर अपनी तकर्री करवा ली है। तो चेयरमैन एफबीआर को, वज़ीर-ए-आज़म के मामले ख़ुसूसी हमाद अज़हर साहब को इस मामले को भी मद्देनजर रखना होगा कि जब एफबीआर के अंदर टैक्स वसूलियों में इजाफे के लिए बड़े पैमाने के ऊपर हुकूमत इस्लाहात ला रही है, एफबीआर को खुद मुख्तार करने जा रहे हैं, वो ग्रेड 20 या ग्रेड 21 के लोग जो गुज़श्ता 2 से 2.5 साल तक ना सिर्फ पहले नज़रअंदाज किए गए, उन्हें किसी भी अच्छे ओहदे पर तैनात नहीं किया गया, लेकिन उनके पास रेलिवेंट एक्सपीरियंस है, फील्ड का एक्सपीरियंस है, उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं है। उन लोगों को भी उन जगहों पर तैनात करना ज़रूरी है जहाँ पे आपने टैक्स चोरी का खात्मा करना है, जहाँ पे आपने ग्रीन चैनल की हम बात करते हैं, हम कराची की पोर्ट्स की बात करते हैं, जहाँ पर अरबों रुपए का सालाना टैक्स चोरी होता है, उसके मिसयूज़ को आपने रोकना है। तो फिर आपको दयानतदार और कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स को ऐसे पॉइंट के ऊपर तैनात करना होगा ताकि फिर आपका जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन विंग है और उसके साथ साथ पॉलिसी का विंग है, उनको अलग करने से, उनको खुद मुख्तार बनाने से जो उसके हकीकी समरात हैं वो फिर ही हासिल हो सकेंगे। अच्छा भट्टी साहब, पॉलिसी में अगर फिल वक्ती तब्दीलियाँ आती हैं उससे क्या वफाकी काबीना से उसकी मंजूरी लेना लाजमी है?
जी यकीनी तौर के ऊपर वफाकी कैबिनेट से मंजूरी हासिल करना लाजिम है, चूंकि FBR के एक्ट 2017 के मुताबिक जहां पर यह प्रोविजन मौजूद है कि फेडरल गवर्नमेंट टैक्स पॉलिसी का जो एक अलग डिवीजन है वो कायम कर सकती है। जब फेडरल गवर्नमेंट की हम बात करते हैं तो जो इनिशिएटिव भी उस कानून के मुताबिक लिए जाने हैं, जो फेडरल गवर्नमेंट ने लेने हैं, तो उसका मतलब है कि आप वो तमाम अमूर उनकी उन तमाम फैसलों की मंजूरी हासिल करने के लिए आपको वफाकी काबीना में जाना पड़ेगा। और इस हवाले से FBR के अंदर भी और वजारत खजाना के अंदर भी इसकी डिस्कशन जारी है, एक समरी तैयार की जा रही है और इस बात का इम्कान है कि आइंदा वफाकी काबीना के इजलास में ये समरी पेश करके बाज़ाब्ता तौर के ऊपर FBR के अंदर जो पहली मरतबा बड़े पैमाने के ऊपर इस्लाहात हैं और जो वो ख्वाब है जिसके जरिए हमने टैक्स वसूलियों के अंदर इजाफा करना है, उन्हें डबल करना है, वफाकी काबीना की इस मंजूरी के बाद आइंदा 100 दिनों के अंदर इस पूरे प्रोसेस को इंप्लीमेंट करने के नतीजे में इस टारगेट को हम अचीव करने के काबिल हो जाएंगे। शॉर्टली ये कहा जा सकता है भट्टी साहब के टैक्स रिफॉर्म्स जिसका प्रचार इमरान खान ने बहुत ज़्यादा किया, अब उसका आगाज हो चुका है इस इक़दाम से। रुख करते हैं कोयटा का। किफ़ायत अली हमारे साथ मौजूद हैं। बलूचिस्तान का माली बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। आज से पुलिस की पेट्रोलिंग वैन्स, पेट्रोलिंग गाड़ियां अपनी मामलात रोक देंगी। पुलिस जो है, पुलिस की गाड़ियां, पुलिस की नफरी आज से गश्त बंद कर देगी, रीज़न फंड ना होना है। किफ़ायत ये बताइएगा, माली बहरान इस वक्त बलूचिस्तान को पैसे चाहिए कितने और क्या सबसे ज़्यादा पुलिस का महकमा मुतासिर हो रहा है? और दूसरी जानिब बहुत से सिक्योरिटी रिस्क भी हैं, बहुत से अजलाम हैं, उसको निमटने के लिए कोई मुतबादिल है पुलिस के पास, सूबाई हुकूमत के पास? जी बिल्कुल ऐसा है कि पिछले 2 माह से हम ये बात कर रहे हैं और सूबाई हुकूमत भी इसका इकरार कर रही है कि माली बहरान जो है वो शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। पिछले माह हमने देखा था कि महकमा बल्दियात और दीगर जो छोटे महकमे थे उनके मुलाजिमीन को जो है वो तनख्वाहें नहीं मिली थी और ये कहा जा रहा था कि अनकरीब जो है वो वफाकी हुकूमत के ताउन से इस जो बहरान है इससे निमट लिया जाएगा। ताहम अब जो है वो हम देख रहे हैं कि सूरत हाल जो है वो मजीद गंभीर होती जा रही है और कल जो है वो ये खबर हमें सामने सुनने को मिली कि महकमा पुलिस जो है उसका फ्यूल बजट जो है वो मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुका है और आज से जो है वो पुलिस के जितनी मोबाइल गश्त हैं वो बंद कर दिए जाएंगे। इसके अलावा जो ईगल फोर्स जो कि भी हाल ही में जो है वो जिसका कयाम हुआ था उसका भी जो गश्त है वो कम कर दिया जाएगा और बिल्कुल जो है वो खत्म कर दिया जाएगा। एक तरफ हम देखते हैं कि बदमनी के वाकया, दहशतगर्दी के वाकया जो है वो पैदर पे जो है वो बलूचिस्तान में रुनुमा हो रहे हैं, जिसके लिए महकमा पुलिस की जानिब से बारहा ये बात की गई कि इस्लाहात लाई जा रही हैं, मजीद इनको जो है पुलिस को जो है वो जदीद खतूत पर इस्तवार किया जा रहा है, जिसके लिए असलहे की जो जदीद असलहा है उसकी खरीदारी है। इसके अलावा जो दीगर मामलात हैं, गश्त का बढ़ाना है, नई फोर्स जो है वो इस हवाले से हमने देखा कि सामने आई। ताहम दूसरी जानिब जो माली बहरान है उसके बायस महकमा पुलिस जो है वो अब बहुत बदतरीन सूरत हाल का जो है वो शिकार हमें नजर आएगा। साथ ही साथ जो अहम चीज है वो ये कि बलूचिस्तान महकमा पुलिस में जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट थे, तरक्याती मंसूबे और जो दीगर मंसूबे थे वो भी माली बहरान की जद में है और उनके बायस उन्हें भी रोक दिया गया है। 2 थाने थे जिनको दोबारा से तामीर किया जाना था, जिनका काम जारी था, उन्हें रोक दिया गया है। और एक अहम मसला जो कि था कोयटा सेफ सिटी प्रोजेक्ट का, एक अरसे से हमने देखा कि साल हा साल इस पर काम होता गया था। हम जो भी हुकूमत आई उसकी जानिब से ये कहा जा रहा था कि सेफ सिटी मंसूबा जो है वो अवलीन तरजीहात होगी और उसे फौरी तौर पर मुकम्मल कर लिया जाएगा। ताहम बदकिस्मती से हम देखते हैं कि 3 अदवार जो है वो गुजरे, जिसमें से 3 वज़राए आला ने अपने दौर में ये बात कही कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट को तरजीहात में शामिल किया गया है और उनको फौरी तौर पर मुकम्मल किया जाएगा। ताहम तीनों वज़राए आला जो है वो नाकाम रहे और अब जाम कमाल साहब की जब हुकूमत आई तो उनका भी ये कहना था कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट को बहुत जल्द जो है वो लॉन्च कर दिया जाएगा। ताहम अब तक हम देख रहे हैं कि माली बहरान के बायस जो है वो ना ही सेफ सिटी प्रोजेक्ट और ना ही जो महकमा पुलिस के जो दीगर मामलात थे उन पर जो है वो किसी किस्म की कोई पेशरफ्त हो सकी। अब जबकि माली बहरान इस हद तक शिद्दत इख्तियार कर चुका है कि आज शहर में जो है पुलिस मोबाइल का गश्त नहीं होगा, ईगल फोर्स का गश्त नहीं होगा और आज ही जो है वो सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी जो है वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं, जो कि डिप्टी स्पीकर कौमी असेंबली कासिम सूरी की वालदा की वफात पर उनसे ताज़ियत करेंगे। इसके साथ ही वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद और दीगर जो वज़रा हैं, गवर्नर सिंध भी जो है वो कोयटा पहुंचे। तो यकीनी तौर पर यह अमन अमान को कायम रखने के लिए जो है वो एक बहुत संगीन सूरत हाल होगी और महकमा पुलिस और सूबाई हुकूमत को जो है वो उससे निपटना होगा। एक अहम मसला जो ये है कि पिछले दिनों हमने देखा कि वफाकी हुकूमत की जानिब से कुछ तरक्याती मंसूबों पर कट लगाया गया, जिससे तकरीबन कोई 500 अरब रुपए के तरक्याती मंसूबे थे, जिसका जवाब ये दिया गया कि चूंकि बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से की कोई ठोस मंसूबा बंदी इन तमाम तरक्याती मंसूबों के हवाले से नहीं की गई, उसके हवाले से भी ये एक वजह सामने आई। ताहम दूसरी जानिब जो एक बहुत अहम मसला बलूचिस्तान में हमेशा से रहा वो ये है कि वो करप्शन है। करप्शन मुख्तलिफ महकमों में जो है वो की जाती है, जिसके बिना पर अब रिसेंटली
वर्ल्ड बैंक की भी रिपोर्ट इसमें आई कि वो पसमानदा तरीन इलाकों में जो है वो बलूचिस्तान का शुमार करते हैं। तहम उसकी वजह यही है कि मुख्तलिफ महकमों में करप्शन और इसके अलावा जो मामलात हैं वफाकी हुकूमत की जानिब से सूबों के दरमियान जो हम आहंगी है उसके ना होने से जो है वो ये मामला जो है वो संगीन सूरत हाल इख्तियार करते जा रहे हैं। रिसेंटली महकमा पुलिस की जानिब से आईजी पुलिस का ये कहना था कि उनको जदीद ट्रेनिंग दी जा रही है जिससे वो दहशतगर्दी के जो वाकयात हैं उनसे निपटने के लिए जो है वो अपने आप को भरपूर तैयार करें। उस ट्रेनिंग को भी अब ये बताया जा रहा है कि उस ट्रेनिंग को भी रोक दिया गया है चूंकि माली बहरान के बायस जो है वो तमाम तर अदायगियां जो है वो नहीं हो सकती हैं। इसके अलावा जो मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबे महकमा पुलिस की जानिब से किया जा रहे हैं, जदीद फॉरेंसिक लैब का कयाम था जिसके हवाले से आईजी पुलिस का ये कहना था कि उसके फौरी तौर पर जो है वो कायम किया जाएगा। चूंकि जो भी दहशतगर्दी का वाकया होता था तो उसमें जो है वो पंजाब फॉरेंसिक लैब की टीम जो है वो यहाँ आती थी, शवाहिद इकट्ठे किए जाते थे। इसमें काफी वक्त लग जाता था चूंकि जो एरिया होता था जाए वकुआ जहां पर वो वाकया रुनुमा होता था तो उसे बाढ़ लगाकर जो है वो रोक दिया जाता था जिससे आमदोरफ्त पे अच्छा गफ्फार साहब ये बताइएगा कि बड़ी गंभीर सूरत हाल की आपने निशानदही की, पुलिस की पेट्रोलिंग के लिए पेट्रोल नहीं है, पुलिस के जवानों को जो तरबियत दी जाती थी वो सिलसिला रुक चुका है। तो क्या ऐसी सूरत हाल के अंदर वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान ने वफाकी हुकूमत से रजू किया है कि उन्हें इजाफी फंड्स चाहिए फौरी तौर के ऊपर? उसके साथ साथ 18वीं तरमीम के बाद अब सूबों को ये इख्तियार हासिल है कि अपने माली ज़रूरियात अपने खर्चात पूरे करने के लिए वो मुख्तलिफ शुबों के ऊपर मुख्तलिफ सर्विसेज के ऊपर टैक्स आयद कर सकते हैं। तो वो क्या बलूचिस्तान हुकूमत के पास ऐसा कोई प्लान नहीं है कि वो खुद भी अपनी आमदनी के अंदर इजाफा करे और मौजूदा सूरत हाल से निकलने के लिए वफाकी हुकूमत से कुछ वो मदद हासिल करें? जी बिल्कुल भट्टी साहब, ऐसा है कि गुज़िश्ता दिनों जो बलूचिस्तान असेंबली का इजलास हुआ जिसमें इस बात का जिक्र किया गया कि शदीद माली बहरान के बाद जो है बलूचिस्तान के मुख्तलिफ महकमे जो है वो उनकी सूरत हाल जो है वो बहुत खतरनाक है। इस पर असेंबली के अंदर ही ये बात की गई कि एक कमेटी जो है वो बनाई जाएगी जो फौरी तौर पर इस्लामाबाद जाकर वहां पर वफाकी हुकूमत से इस मामले पर जो है वो बात करेगी और उन्हें ये कायल करने की कोशिश करेगी कि इस माली बहरान के लिए जो है वफाकी मदद जो है वो बहुत जरूरी है। यकीनी तौर पर बलूचिस्तान की जानिब से जो है वो इस पर इकदाम किए जा रहे हैं। ये भी खबरें सामने आ रही थी कि बलूचिस्तान अपने एंड पर जो है वो कुछ गैर मुल्की इदारों से जो है वो कर्ज ले सकता है ताकि इस जो रिसेंट माली बहरान है इसको किसी हद तक जो है वो कम किया जा सके और उसके बाद जो है वो वफाक इसके साथ बलूचिस्तान के साथ मिलकर जो है वो इन तमाम तर मामला को देखे। ताहम इस पर अब तक कोई हतमी ऐलान वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान की जानिब से नहीं किया कि किसी गैर मुल्की जो इदारे हैं उनसे जो है वो इस हवाले से कोई कर्ज लिया जाएगा। ताहम ये कमेटी जो है वो ये बताया जा रहा है कि बहुत जल्द जो है वो इस्लामाबाद जाकर वफाकी हुकूमत से बैठकर ये मामला तय करेगी और ये मामला जो कि बहुत संगीन सूरत हाल तैयार करते जा रहे माली बहरान से मुतलिक उन पर जो है वो निपटने के लिए जो है कोई हिकमत अमली तैयार की जाएगी। दूसरी जानिब जो तरक्याती मंसूबों के हवाले से हम बात करें और करप्शन के हवाले से हम बात करें उसमें यकीनी तौर पर यह मसला जो है वो अब मजीद सर उठाने लगेगा। किफायत आपने बड़ा डिटेल बताया कि बलूचिस्तान का माली बहरान शिद्दत कर चुका है। आज से पुलिस की पेट्रोलिंग यानी जो पुलिस की नफरी गश्त कर रही होती है मुख्तलिफ इलाकों में वो सिलसिला बंद हो जाएगा। एक ब्रेक के बाद दीगर मामलात पे बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। एक और इंतहाई अहम मामला है और तालीम से मुतालिक बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ के प्रोग्राम चल रहे हैं जो फासलाती निज़ाम तालीम है, डिस्टेंस लर्निंग जिन्हें कहा जाता है। और फासलाती निज़ाम तालीम में जो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में वो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है, लेकिन इसके अलावा दीगर यूनिवर्सिटीज़ भी इस मामलात इस तरह के प्रोग्राम्स ऑफ़र करती रही हैं। HEC की जानिब से डिस्टेंस लर्निंग के तहत काम करने वाली यूनिवर्सिटीज़ और उन यूनिवर्सिटीज़ ने जिन स्टूडेंट्स को डिग्रियां इशू की, अब HEC ने 13 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं कि उनकी डिग्रीज़ को तस्दीक करने से इनकार कर दिया है। रोज़नामा 92 न्यूज़ में ये खबर आज पब्लिश हुई है। कासिम नवाज़ अब्बासी की ये खबर है और इन यूनिवर्सिटीज़ में इस्लामी यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर है और शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी समेत दीगर हैं। वजह क्या है और इससे पहले तरीक़ाकार क्या अडॉप्ट किया गया, ये कासिम आपसे ही हम जानना चाहेंगे। बताइएगा, इससे पहले क्या इंतबा किया गया, इन यूनिवर्सिटीज़ को बताया गया कि हम ये प्रोग्राम बंद करने जा रहे हैं और बिलखुसूस वो स्टूडेंट्स जो दूर दराज इलाकों में हैं या मुल्क से बाहर हैं वो इससे बड़ी तादाद में मुस्तफ़ीद होते थे, अब उनका क्या होगा? क्योंकि एक तो तरीक़ाकार के साथ उन्होंने डिग्री हासिल की और अब उसकी तस्दीक नहीं हो रही। जी बिल्कुल, HEC ने जो कि पहले खुद ही फरवरी 2018 में एक मरासला जारी किया यूनिवर्सिटियों को
जो भी डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम जो ऑफ़र कर रही थी कि आप जो ये प्रोग्राम्स करवा रहे हैं आप नहीं करवा सकते क्योंकि आपके जो प्रोग्राम्स हैं वो मयार के मुताबिक नहीं हैं। इससे कबल HEC ने ख़ुद ही 2009 में ये प्रोग्राम्स इनका आगाज़ किया गया था, डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम्स का ख़ुद इजाज़त दी थी। फिर इसके बाद वक्तन फ़वक्तन HEC ने इन यूनिवर्सिटियों को तारीफ़ी मरासले भी जारी किए कि अच्छा प्रोग्राम्स करवा रही हैं, लेकिन अचानक 2000 फरवरी रवां साल 18 फरवरी को शायद ये प्रोग्राम उन्होंने बंद करवा दिए। लेकिन अब मसला ये है कि 13 यूनिवर्सिटियाँ इसमें शामिल हैं जो डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम करवा रही थी, जिसमें बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी है, इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बावलपुर है, बैनुल अक़वामी इस्लामिक यूनिवर्सिटी है, पेशावर यूनिवर्सिटी है, इसी तरह और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं। अब हज़ारों जो स्टूडेंट्स हैं जो तो यहाँ तालीम मुकम्मल कर चुके हैं इन्हीं प्रोग्राम्स के तहत, जो बाहर थे या मुल्क में थे, वो तो इन प्रोग्राम्स तालीम मुकम्मल करके अब डिग्रियाँ भी हासिल कर चुके हैं। लेकिन अब उनको बताया जा रहा है आप जो अपनी डिग्रीज़ लेके वेरिफिकेशन के लिए HEC में आ रहे हैं, जो HEC की जो अटेस्टेशन डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से उनको बताया जा रहा है कि हम आपकी डिग्रीज़ अटेस्ट नहीं कर सकते। तो वो ये इन बड़ी तादाद में ये स्टूडेंट्स हैं जो अब डिग्री उनकी टेस्ट नहीं की जा रही, और अब अगर HEC इनकी डिग्रीज़ अटेस्ट नहीं करता तो ये महज ये डिग्रियाँ एक कागज़ का टुकड़ा ही है, इससे अलावा इनकी ज़्यादा वर्थ कुछ भी नहीं है। दूसरा जो है ये प्रोग्राम का आगाज़ जो हुआ था 2009 में हुआ था, HEC ने बाकायदा लेटर जारी किया था इससे कबल के, तो जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ थे 13 यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप प्रोग्राम का आगाज़ करें। लेकिन अब चूँकि यूनिवर्सिटी HEC की जानिब से जब रवां साल फरवरी में जब ये प्रोग्राम्स बंद करने का लेटर जारी की गई यूनिवर्सिटियों को, तो उसका ये था कि इससे पहले की जो प्रोग्राम्स हुए थे उनको तो डिग्री वेरीफाई करनी है HEC ने, क्योंकि उनकी तो कोई गलती नहीं है इसमें। HEC ने ये प्रोग्राम्स इनका आगाज़ करवाया था, यूनिवर्सिटियों को इजाज़त दी थी। तो अब जो देखने में ये आ रहा है कि HEC ने इससे कबल जो प्रोग्राम्स वो तालीम मुकम्मल कर चुके थे या उस दौरान कर रहे थे, उनकी भी डिग्रीज वेरिफिकेशन करने से रोक दी हैं। तो अब इसकी वजह से जो बहुत सारे तलबात हैं वो अब HEC में आ रहे हैं, डिग्रीज़ अपनी उठा के ला रहे हैं, लेकिन उनकी वेरिफिकेशन का जो अमल है वो रोक दिया गया है, जिसकी वजह से तलबा शदीद परेशानी में मुब्तला है, क्योंकि इस वजह से ना तो वो किसी नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ना कोई और किसी बैरून मुल्क जा सकते हैं, मज़ीद पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये काफ़ी परेशानी में का समा है, और HEC को चाहिए। हमारी इस हवाले से HEC हुकाम से भी बात हुई तो उनका ये कहना था कि हमने इस हवाले से एक मीटिंग की है, 24 अक्टूबर को हमारी एक मीटिंग हुई है चेयरमैन HEC की सदारत में, तो उसमें हमने कुछ फ़ैसले किए हैं, लेकिन वो हम अभी इस हवाले से मज़ीद देख रहे हैं कि क्या करना है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि जो तलबा डिग्री हासिल कर चुके हैं उनको एकोमोडेट किया जाए किसी न किसी तरह। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी इस हवाले से डिसीजन दिया था कि हाई कोर्ट ने कहा था कि आप जो इन तलबा को सुनवाई करें, इनको बुलाएं, इनके जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर करें, और जिस पर जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे, साहब का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर HEC डॉक्टर अरशद, तो उनको से में ये लगाया गया था, लेकिन वो क्योंकि चूँकि वो भी अब अपने जो है ओहदे से मुस्तफ़ा हो चुके हैं, वो यहाँ से HEC से चले गए, तो उन्होंने भी इस हवाले से कोई फ़ैसला नहीं दिया था, और यूँ का तूँ अभी तक मामला ये लटका हुआ है। कासिम, नो डाउट के म्यार तलीम के हायर एजुकेशन के अंदर स्पेशली म्यार तलीम को बेहतर बनाने के लिए HEC का बड़ा कलीदी किरदार है, और बड़ा एग्रेसिवली आजकल एक्शन भी लिए जा रहे हैं। लेकिन 2009 के अंदर HEC ने खुद ही इजाज़त दी और अब उन्होंने इस मामले को रोक दिया है। इन सालों के दौरान जितने तलबा ने डिग्रीज हासिल की, अब उनका अगर वेरिफिकेशन नहीं होती तो यकीनी तौर के ऊपर वो पब्लिक सेक्टर में यानी सरकारी ओहदों किसी भी ओहदे के लिए वो अप्लाई करने के या मुलाजमत हासिल करने के एलिजिबल नहीं रहते। तो अब ये जो मीटिंग्स का हवाला दिया है आपने 24 अक्टूबर को ही, कब तक इस बात का हतमी तौर पर फैसला कर सकते हैं, और क्या इम्कान मौजूद है कि जो डिग्रीज अब तक जारी हो चुकी हैं उन्हें रिकॉग्नाइज कर लिया जाए और फ्यूचर के लिए कोई नई डायरेक्शन दे दी जाए, नया कोई क्राइटेरिया तय कर दिया जाए? जी पट्टी साहब, जब ये फ़ैसला किया गया था कि इन जो 13 यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनके जो डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम्स हैं इन यूनिवर्सिटीज़ के बंद किए जाएंगे, तो उसका यही था कि जो इससे कबल तलबात जो डिग्रीज़ मुकम्मल कर चुके हैं, तालीम मुकम्मल कर चुके हैं, उनकी डिग्री की वेरिफिकेशन की जाएगी। और जो उसके बाद अब प्रोग्राम, क्योंकि HEC ने तो बैन लगा दिया था, उसके बाद ये ना यूनिवर्सिटीज़ ये प्रोग्राम करवा सकती हैं, ना ही किसी को डिग्री जारी की जाएगी। लेकिन यहाँ पर ये जो देखने में आ रहा है कि अब जो अटेस्टेशन डिपार्टमेंट है HEC का, उसकी जानिब से पुरानी जो तलबात जो फारिग हो चुके हैं, तालीम मुकम्मल कर चुके हैं, उनकी डिग्रीज़ भी वेरीफाई नहीं कर रही। तो HEC हुकाम से हमारी बात हुई, तो अब इम्कान तो यही ज़ाहिर किया जा रहा है कि इस पर जो चेयरमैन HEC डॉक्टर तारिक बनोरी अब नए चेयरमैन आए हैं, वो इस हवाले से अपना ज़रूर करेंगे, मामला हल करने की कोशिश करेंगे, और वो करना भी चाह रहे हैं। तो उम्मीद यही ज़ाहिर की जा रही है कि
आइंदा चंद दिनों में इस मामले को मुकम्मल तौर पर हल कर लिया जाएगा और जो भी जो तलबा हैं तलबात हैं वो जो डिग्री मुकम्मल कर चुके हैं उनकी डिग्रीज़ वेरिफिकेशन की जाएगी, क्योंकि आपने जैसे फरमाया कि डिग्रीज़ अगर वेरिफिकेशन HEC नहीं करता तो ना तो वो सरकारी नौकरी के अहल होंगे, एलिजिबल ही नहीं है, वो अप्लाई नहीं कर सकते। सरकारी के अलावा भी अब प्राइवेट सेक्टर में भी आप जाएँ तो जॉब्स के लिए डिग्री HEC की वेरिफिकेशन मांगी जाती है, क्योंकि उसके अलावा पाकिस्तान में आपको पता है कि यूनिवर्सिटीज़ की डिग्री या बैचलर्स की, मास्टर्स की, MPhil की डिग्री जो है वो काबिल कबूल नहीं होती। और ये यहाँ पे जो डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम्स थे जो 13 यूनिवर्सिटीज़ करवा रही थी, इनमें ज़्यादा जो डिग्री प्रोग्राम्स थे वो MS के थे, मास्टर्स के थे और MPhil के थे। तो ये इसके बाद कुछ तलबात PhD भी करना चाहते हैं, क्योंकि ये जो प्रोग्राम्स हैं लीडिंग टू PhDs थे, तो बैरून मुल्क स्कॉलरशिप्स के लिए भी अप्लाई करना होता है, या और दीगर जो इंडिजियस स्कॉलरशिप्स हैं उनके लिए भी अप्लाई करना होता है मुल्क में। तो अब ये जो है HEC पे चेयरमैन HEC जो नए आए हैं उन पे डिपेंड करता है कि वो इस हवाले से कितनी तेज़ी दिखाते हैं और ताकि इन तलबात को जो मुस्तकबिल है वो बचाया जा सके। कासिम, यकीनी तौर पर इन 13 यूनिवर्सिटी के सैकड़ों तलबों का जो मुस्तकबिल है वो इस वक्त HEC के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के हाथ में, देखते हैं वो क्या फैसला करते हैं। लेकिन इस हवाले से दीगर शोबों के हवाले से भी जो हायर एजुकेशन के अंदर मुख्तलिफ शिकायत सामने आ रही थी, स्पेशल अगर हम बात करें कि मकाला जात के हवाले से कि उसके अंदर तजर्बा साजी बहुत फ़रोग पा चुकी थी। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के सरबराह ने HEC को 4 माह कबल एक लेटर भी लिखा था कि मुल्क भर के अंदर म्यार तलीम हायर एजुकेशन का बहुत बुरी तरह से गिर रहा है, HEC अपना रोल प्ले करे और जो मकाला जात के अंदर तजर्बा साजी का मामला है उसको मुस्तकिल हल करने के लिए सख्त एक्शन लिए जाएँ। और इसी सिलसिले के अंदर HEC के एक सीनियर ऑफिसर को भी अपनी मुलाजमत से मुस्ताफ़ी होना पड़ा। मजीद क्या HEC इक़दाम कर रही है मकाला जात के अंदर तजर्बा साजी को रोकने के लिए? जी बिल्कुल, HEC जो है वो अब जो मुकाला जात हैं, जो जाली मुकाला जात हैं, उन पर काफ़ी तेज़ी से काम करी है और भरपूर एक्शन लिया जा रहा है। अभी रिसेंटली इस्लामिक यूनिवर्सिटी, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में जो 3 प्रोफेसर और 3 असिस्टेंट प्रोफेसर्स को उनके मुकाले जो है वो जाली निकले, उनको रोक दिया गया है। तो इस हवाले से HEC जो चेयरमैन HEC नए हैं वो काफ़ी अपना रोल जो एक्टिव प्ले कर रहे हैं। तो उम्मीद यही की जा रही है और मुल्क भर में जितनी भी सरकारी जामियात हैं वो मुकालों को छानबीन की जा रही है। कासिम, इस खबर से मुतालिक दूसरे प्रोग्राम में भी हम आपसे डिटेल्स लेंगे, किसी और दिन में हम इससे डिटेल्स लेंगे। बड़ी डिटेल स्टोरी है ये। बड़ी साहब, इस्लामाबाद के शहरियों का एक और मसला गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन, और जब भी रजिस्ट्रेशन करवाने जाएं ऑफिस में तो वहाँ पे लोग पहले ही आपको घेर लेते हैं, हम सब कुछ करवा देंगे। नए जो सुना है कमिश्नर आए हैं वो खासे मुतहर्रिक हैं कि शहरियों की शिकायत का अजाला हो सकेगा और जो बेज़ाब्तियाँ हो रही हैं वो ख़त्म हो सकेंगी। तो क्या कहना है आमिर अहमद अली साहब का और कितने वो पैशनेट हैं? फैसल, देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान खुद इस्लामाबाद की जो शहर की असल खूबसूरती थी और उसके साथ साथ जो शहरियों को जो सहूलियात मुयस्सर होनी चाहिए, वहाँ पर जो जिन मुश्किलात का उन्हें सामना है उसके अजाले के लिए खुसूसी डायरेक्शंस जारी कर चुके हैं। उन्होंने डायरेक्शन की रोशनी में चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद आमिर अली अहमद ने मुख्तलिफ इनिशिएटिव्स लिए हैं, जिसके अंदर से वो मुख्तलिफ शोबों के अंदर आवाम को जो दरपेश मुश्किलात हैं उसके अजाले के लिए वो आगे बढ़ रहे हैं। इसी सिलसिले के अंदर उन्होंने अचानक 2 रोज़ कब जो इस्लामाबाद का एक्साइज का डिपार्टमेंट है वहाँ पर उन्होंने एक सरप्राइज़ विज़िट किया और सारे इस प्रोसेस का जायज़ा लिया। HEC की बिल्डिंग के साथ बिल्कुल वाक़ एक्साइज का ऑफिस, और वहाँ पर ना तो कोई पार्किंग की फैसिलिटी है और उसके साथ साथ वहाँ पर जो लोग अपनी गाड़ी को रजिस्ट्रेशन के लिए आती हैं, जिस तरीके के साथ उनको ट्रीट किया जाता है, जिन मुश्किलात से और जिस अजियतनाक सूरत हाल से उन्हें गुजरना पड़ता है, उस सारी सूरत हाल का उन्होंने जायज़ा लिया। तो वहाँ पर पता चला कि वहाँ पर जितने भी लोग आते हैं वहाँ पर अपनी गाड़ी को रजिस्ट्रेशन के लिए, उनके बैठने के लिए ना तो कोई शेड है और ना ही कोई कुर्सियाँ फराहम की गई हैं। जो कुर्सियाँ वहाँ पर दस्तियाब थी वो उनकी ऐसी हालत थी कि वहाँ पर लोग बैठ नहीं सकते। उसके साथ साथ डायरेक्टर एक्साइज जो हैं वो सार्फिन को जो वहाँ पर शहरी विजिट करते हैं उनके साथ उनका कोई प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं है कि अगर किसी ने कोई मालूमात हासिल करनी है, क्योंकि वहाँ पर डिफरेंट रूम्स हैं, वहाँ विंडोज़ हैं, वहाँ पर लोगों के जाके कहीं से फॉर्म हासिल करना है और कहीं पे जाके जमा करवाना है। एक पेचीदा अमल है जिसके नतीजे वहाँ पर वो टाउट बैठे होते हैं, टाउट वहाँ से उन लोगों से इजाफी पैसों की वसूली करते हैं और उसके साथ साथ फिर इसी प्रोसेस के अंदर बहुत सी गाड़ियों के दूसरे लोगों के नाम के ऊपर गलत तरीके से रजिस्ट्रेशन के भी बहुत से वाकयात सामने आते हैं।
तो उस सिलसिले को रोकने के लिए और उसके साथ साथ जो टाउट माफिया है उसकी हौसला शिकनी करने के लिए उन्होंने सारा ये विजिट किया और उसके हवाले से उन्होंने वहां पर बाज़ाब्ता तौर के ऊपर हिदायत दी। वहां पर जो हिदायत दी गई वहां पर उनसे कहा गया कि आप फौरी तौर के ऊपर सार्फिन की शिकायत के लिए शिकायत मैनेजमेंट सिस्टम शुरू करें। उसके साथ जो गाड़ियों की नंबर प्लेट्स का जो काउंटर है जहां पे सारा ये रजिस्ट्रेशन का अमल होता है उसको किसी बेहतर जगह पर मुंतकिल करने की हिदायत की गई है। और उसके साथ ये भी कहा गया कि एक्साइज ऑफिस में एक टोकन सिस्टम जो जारी होना चाहिए। और इसके साथ नादरा को स्पेशली तौर के ऊपर एक्साइज डायरेक्टर एक्साइज को हिदायत की गई कि नादरा के साथ बाहमी ताउन के साथ मिलकर एक सॉफ्टवेयर तैयार किया जाए और इस्लामाबाद के अंदर गाड़ियों को रजिस्ट्रेशन का जो अमल है वो शफाफ तरीके के साथ और सहल उसका तरीक़ेकार को सहल बनाया जाए। नादरा से बासानी ये खिदमात हासिल की जा सकती हैं महकमे एक्साइज की जानिब से, जिसकी वजह से ही नादरा को नॉमिनेट किया गया इस मामले के अंदर। उसके साथ साथ गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन और डिस्पोजल के बारे में बर वक्त मुतला करने के लिए SMS सिस्टम मुतारिफ करने की भी हिदायत की गई है। ये तो कुछ हिदायत थी जो कि अवाम को दरपेश मुश्किलात के हवाले से थी, जो कि चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद आमिर अली अहमद की जानिब से डायरेक्टर एक्साइज को फौरी तौर के ऊपर ही हिदायत जारी की गई। लेकिन उसके साथ साथ कुछ वहाँ पर जिन्होंने एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिस का दौरा किया तो कुछ ज़राए ये कहते हैं कि वहाँ पर कुछ ये इंकशाफात भी सामने हुए कि कुछ ऐसी लग्जरी गाड़ियाँ जो नॉन कस्टम पेड होती हैं, जो कट एंड वेल्ड के अंदर शुमार होकर मुख्तलिफ सरकारी इदारों के हवाले कर दी जाती हैं, वो गाड़ियाँ जो एक्साइज एंड टेक्नीशियन डिपार्टमेंट को मिली थी उसमें से बेशतर गाड़ियां वहां पर से गायब हैं, यानी कि वहां पर महकमे एक्साइज के इस वक्त वो ज़ेर इस्तेमाल नहीं है। तो इनिशियल जो तहकीकात की जो इनिशियल इतलात थी, पता चला कि वो गाड़ियां ग्रीन नंबर प्लेट के साथ मुख्तलिफ सरकारी या मुख्तलिफ मनपसंद शख्सियात के ज़ेर इस्तेमाल हैं, जो कि सरीहन कानून की खिलाफ वर्जी है। इस मामले को हमने पहले भी अपने प्रोग्राम में टेकअप किया था कि कस्टम्स एहलकार ऐसी गाड़ियों को जब्त करते हैं जो कि स्मगल की गई हों और स्मगलिंग के बाद उनका जब लेबॉर्ट्री टेस्ट किया जाता है, अगर उसके अंदर वो शुमार हो कि उनका जो चेसिस नंबर है उसके अंदर टेम्परिंग की गई है, अगर वो टेम्परिंग हो तो उस गाड़ी को कट एंड वेल्ड का स्टेटस डिक्लेयर करके जब्त कर लिया जाता है। उस जब्त करने के बाद उस गाड़ी को टोकन मनी के ऊपर, कोई भी ऐसी गाड़ी है जिसके अंदर अमूमी तौर के ऊपर सर्फ है, V8 है, पजारो है, लैंड क्रूजर गाड़ी शुमार होती हैं, ये गाड़ियां टोकन मनी के ऊपर तकरीबन 1 से 1.5 लाख रुपए के ऊपर मुख्तलिफ सरकारी इदारों के ज़ेर इस्तेमाल रहती हैं। लेकिन अगर एक्साइज एंड टेक्नीशियन की बात करें, उसको ये इख्तियार हासिल नहीं है कि वो कुछ निजी शख्सियात को या दीगर मनपसंद लोगों को गाड़ियां इस्तेमाल करने की इजाजत दे। इस मामले की भी चीफ कमिश्नर ने नोटिस लिया है और रिपोर्ट तलब की है और कहा यह जा रहा है कि जो लोग इस मामले के अंदर मुलविस पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई का भी इम्कान है। ठीक, बड़ी साहब तवक्को ये करते हैं कि इस्लामाबाद के शहरियों की शिकायत का अजाला हो सकेगा। इकराम होती साहब, आपकी तरफ आऊँगा। घरेलू सार्फिन को नए गैस कनेक्शन देने का मामला, इस वक्त कितने मीटर्स की डिमांड है पाकिस्तान में और जो गैस कंपनियां हैं उनकी काबिलियत कितनी है, कितने मीटर्स वो फराहम कर सकती हैं? जी, हुकूमत ने ऐलान किया है कि इस साल सर्दी में घरेलू सार्फिन को गैस ज्यादा मिलेगी और तरजीह उनको मिलेगी। नवंबर, दिसंबर और जनवरी में घरेलू सार्फिन को सबसे ज्यादा गैस मिलेगी, लेकिन जो नए कनेक्शंस हैं उसमें दुश्वारी पेश आ रही है। 11,80,000 नए कनेक्शंस की डिमांड मौजूद है इस वक्त, लेकिन जो सुई नॉर्दर्न और सुई सदर्न गैस कंपनीज हैं उनके पास इतना बजट नहीं है कि इतनी ज्यादा एक्सटेंशन कर सकें। लिहाजा अब यह फैसला किया गया है कि 5 से 10% जो ये डिमांड है ये नए गैस कनेक्शंस की पूरी की जा सकती है और ये तरजीह उन जगहों को दी जाएगी नए गैस कनेक्शन को जहां लाइन से जो गैस कनेक्शन का इलाका है वो तकरीबन चंद फुट का हो, ताकि तरजीही बुनियाद पर इन दरखास्तों को या इन जगहों को निपटा दिया जाए। अब इसके बाद जो सुई नॉर्दर्न और सुई सदर्न है, जब उसको नया बजट कभी मिलेगा तो वो बाकी की जो डिमांड है वो भी पूरी करेगी, लेकिन वो डिमांड इस वक्त पूरी करने के लिए में इसलिए नाकाम है कि 103 अरब रुपए का कर्जा उन पे चढ़ चुका है और उसको वापस करने के लिए उसके पास फंड नहीं है। फंड इस वजह से नहीं है कि जो गैस लेती हैं दोनों कंपनियां और जो गैस फरोख्त करती हैं उसमें जो फरोख्त करने का जो बिल है वो कम है और जो खरीदने का बिल है वो ज्यादा है। तो इस बायस ये दोनों कंपनियां जो हैं इस वक्त दुश्वारी में है। एक तरफ ये पैसे उनको कम मिलते हैं, दूसरी तरफ उन पर कर्जे चढ़ते चले जा रहे हैं। लिहाजा उन्होंने फैसला किया है कि 11,80,000 की जो डिमांड है इस वक्त नए कनेक्शंस की, उनमें से सिर्फ 5 या 10% को, और वो भी जो लाइन से चंद फुट के फासले पर कनेक्शन है, उनको निपटाया जाए। बहुत शुक्रिया। बिलखुसूस हुकूमत की तरजीह यह है कि घरेलू सार्फिन को
इस सीज़न में, रमा सीज़न में गैस की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। लेकिन बहुत से इलाके, अगर हम रावलपिंडी इस्लामाबाद की बात कर लें तो यहाँ भी बहुत से इलाके ऐसे हैं कि जहाँ पे गैस की लोड शेडिंग की जा रही है बड़े पैमाने पे और लोगों को खासी मुश्किलात का सामना है। गवर्नमेंट अब अमल दरामद कैसे करवाती है, ये बहुत बड़ा सवाल है। मोहम्मद नवाज संगरा, किफ़ायत अली, कासिम नवाज अब्बासी, इकराम होती और सोहेल इकबाल भट्टी साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया। फैसल अब्बासी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए।